अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज इस सीरीज़ का हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 7 से ऑनवर्ड्स बाकी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या हम कोई ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को एक्सपेल ना करे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक हीट इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं एसेंशियल। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है HTR, हाई टेम्परेचर रेजरवायर या हॉट बॉडी। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कैरी करता है एनर्जी को। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक LTR होता है यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर या कोल्ड बॉडी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस वर्किंग सब्सटेंस को यूज़ करते हुए एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं HTR से, तो LTR का होना ज़रूरी है। अगर लो टेम्परेचर रेजरवायर या कोल्ड बॉडी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती तो हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट को लेके इस तरफ नहीं आ सकता और रास्ते में जो वर्क हम लोग उससे लेना चाहते हैं वो वर्क नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स यही पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर है होना के बगैर पॉसिबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक हीट इंजन के केस में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड बॉडी के तौर पे या LTR के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि वो होगा तो फिर ही हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एनर्जी को कैरी करके आगे लेके जा सकता है और वर्क कर सकता है। और ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। तो हम फिर स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a heat engine that will not expel the heat into the atmosphere because it is against the second law of thermodynamics। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसकी तो बेसिक स्टेटमेंट भी यही थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसमें जो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को एक्सपेल ना करे, जो कोल्ड बॉडी में हीट को एक्सपेल ना करे। यानी कोई भी ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए। जी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्मस फ्लास्क containing milk as a system is shaken rapidly, does the temperature of the milk rise। कह रहे हैं कि एक थर्मस है हमारे पास, एक ऐसा फ्लास्क है हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि हर साइड से इंसुलेटेड है, मतलब उसमें ना तो हीट एंटर हो सकती है ना उसमें से हीट बाहर निकल सकती है। इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर जो है वो हर तरफ से इंसुलेटेड है, हमने उसकी हर साइड को इंसुलेट किया हुआ, यानी उसमें कोई भी हीट एंटर नहीं हो सकती, ना उसमें से कोई हीट जो है वो बाहर निकल सकती है। अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह के थर्मोफ्लास्क के अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है वो मिल्क की एग्जांपल ली गई है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इसके अंदर मिल्क जो है उसको भर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि इसको रैपिडली शेक करते हैं।
हिलाते हैं। जब स्टूडेंट्स इसको रैपिडली शेक करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इसे अप एंड डाउन हम तेज़ी से इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कराते हैं, तो स्टूडेंट्स जब ये ऑसिलेट करेगा, शेक करेगा, तो पूछा ये जा रहा है कि डज़ द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज़, क्या मिल्क का जो टेम्परेचर है वो राइज़ करेगा या नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स पहले तो देखें कि शेक करने की वजह से होगा क्या, कि जब हम इसे शेक करेंगे, व्हेन थर्मस फ्लास्क is shaken rapidly, तो स्टूडेंट्स इससे होगा क्या, जब इसे तेज़ी से शेक करेंगे तो शेक करने की वजह से हम लोग इसके अंदर मौजूद लिक्विड पे वर्क कर रहे हैं, यानी वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द मिल्क, जो हमारे पास वहाँ पे लिक्विड है मिल्क की शक्ल में, उस पे वर्क हुआ है। अब उस वर्क का रिज़ल्ट क्या होगा कि वर्क करने की वजह से जो लिक्विड है यानी जो मिल्क है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। द वर्क विल इंक्रीज the kinetic energy of the molecules। और स्टूडेंट्स अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हमारा टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो फिर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा कि अल्टीमेट इफ़ेक्ट क्या होगा कि द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क विल राइज, टेम्परेचर ऑफ द मिल्क विल राइज। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको समराइज़ करें तो क्या हो रहा है कि थर्मोफ्लास्क को शेक करने की वजह से जो मिल्क है उसके ऊपर वर्क हो रहा है और उस वर्क की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज़ लेफ्ट रनिंग ऑन द टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। अगर कमरे के दरमियान में टेबल के ऊपर एक एयर कंडीशनर को रख दिया जाए, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल है और इस टेबल के ऊपर हम लोग कमरे के अंदर ही एक एयर कंडीशनर जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स जो एयर कंडीशनर है हमें पता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट्स एयर कंडीशनर ने दो काम करने होते हैं, उसने कमरे में से एयर को जो है वो लेना है, यानी कमरे में से हीट को एब्ज़ॉर्ब करना है और उस हीट को बाहर रिजेक्ट कर देना है, यानी एब्ज़ॉर्प्शन और रिजेक्शन दोनों चीज़ें हमारे एक एयर कंडीशनर के अंदर मौजूद होती हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम उसको कमरे के अंदर रखते हैं, जैसे नॉर्मली आजकल जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं अगर उसमें देखें तो एक को हम इंडोर यूनिट कहते हैं और एक को आउटडोर यूनिट कहते हैं। जो इंडोर यूनिट है उसका काम है बेसिकली हीट को एक्सट्रैक्ट करना और जो आउटडोर यूनिट है उसने उस हीट को बाहर रिपेल कर देना, यानी कमरे में से हीट को लेना है और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर उसे इजेक्ट कर देना है। ये बेसिक हमारा एक साइकिल चल रहा होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम एक एयर कंडीशनर को कमरे के अंदर रख देते हैं, अब उसका मतलब क्या होगा कि जितनी हीट वो एब्ज़ॉर्ब करेगा उतनी ही हीट वो रिजेक्ट भी कर देगा। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरह से कहेंगे कि इफ़ एन एयर कंडीशनर is left running in the
middle of the room, then it will absorb and rejects the same amount of heat in the room। तो स्टूडेंट्स जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही हीट वो रूम के अंदर रिजेक्ट भी कर देगा। तो आइडियली हम लोग क्या कह सकते हैं, आइडियली देयर विल बी नो change in temperature। आइडियली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो क्योंकि हमारे पास जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर कंप्रेसर ने भी चलना है और उसके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी रनिंग की वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी हीट ज़रूर जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होगा कि हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज़ स्लाइटली। यानी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन आइडियल केस में जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतनी हीट जो है वो रिजेक्ट भी हो रही है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। क्या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इसकी एक एग्जांपल हमें देनी है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह का एक कंटेनर मौजूद है और स्टूडेंट्स ये जो कंटेनर है इसके ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन भी मौजूद है और फिर ये पूरे का पूरा कंटेनर जो है हमारे पास वो हमारे पास इस तरह से इंसुलेटेड फॉर्म में मौजूद है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। क्या हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक एग्जांपल दें। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंटेनर मौजूद है और इस कंटेनर को हम लोगों ने एक मूवेबल पिस्टन के साथ अटैच किया है। यहाँ पे ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास इस कंटेनर की वॉल्स हैं जो हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है और राइट साइड पे जो वॉल नज़र आ रही है, ये स्टूडेंट्स वॉल्स जो हैं वो इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ से हीट इस सिस्टम में ना आ सकती है ना जा सकती है। और ये जो अपर पार्ट है हमारे पास ये भी जो पिस्टन का ये भी इंसुलेटेड फॉर्म में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका बॉटम पार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है उस बॉटम पार्ट को जो हमने इंसुलेट नहीं किया था वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक LTR प्लेस कर देते हैं। LTR क्या है? ये एक लो टेम्परेचर रेजरवायर है जो ठंडी बॉडी होती है, कोल्ड बॉडी होती है और ये क्या कर सकती है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के इस पिस्टन को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है ये बेसिकली किस वजह से हो रहा है कि हम मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको यूज़ करते हुए इस पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके अंदर गैस मौजूद थी स्टूडेंट्स, वो गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और हमें पता है कि जब गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमने तो इसे LTR के ऊपर प्लेस किया हुआ है। लेट्स सपोज हम इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करते हैं इक्विलिब्रियम में रखते हुए, तो जितना टेम्परेचर इसके कंप्रेशन की वजह से बढ़ना था
हीट इसमें से निकल के LTR के अंदर एब्ज़ॉर्ब होती है, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होना था वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि कांस्टेंट रहता है, यानी हम इसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है स्टूडेंट्स जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा U प्लस W। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा डेल्टा U ये ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है स्टूडेंट्स, इस वजह से ज़ीरो है बिकॉज़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा है, हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर ये डेल्टा U की वैल्यू हम लोग इस जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाता है, Q इज़ इक्वल टू वर्क हमारे पास आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इस केस को अगर हम लोग सामने रखें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा वर्क है जो हमने ऊपर से लेके नीचे इस पिस्टन को मूव कराने में किया है, वो वर्क बेसिकली क्या हो रहा है, वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यही तो पूछा गया था, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट, क्या मैकेनिकल एनर्जी यानी ये जो वर्क है हमारे पास ये हीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिखी है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इन आइसोथर्मल compression work is converted into heat। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला है डेल्टा S इज़ इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास हीट एक्सपेल हो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हीट जनरेट हो, वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। अब स्टूडेंट्स ड्यू टू फ्रिक्शन हमें पता है कि हमेशा हीट जनरेट होती है और इन्वायरमेंट में एक्सपेल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट की जनरेशन की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज़। तो इसका आंसर लिख सकते हैं यस, द एंट्रोपी of a system will increase due to friction because heat is generated as an effect of friction।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। हमें बताना है कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें एंट्रोपी का कोई फार्मूला याद होना चाहिए। हमें पता है डेल्टा एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी चेंज इन हीट आ रहा होगा, वहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही होगी। और स्टूडेंट्स, अगर नेचुरल प्रोसेसेस की हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें क्या होता है कि जब हीट हमारे एटमॉस्फेयर में से जो है वो एब्जॉर्ब होगी और हमारे जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास वो तमाम प्रोसेसेस जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, प्रोसेसेस इन विच फ्रिक्शन इज़ इन्वॉल्व, जिनमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, इन प्रोसेसेस में भी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एमसीक्यू की शक्ल में है। पूछा गया है, एन एडियाबैटिक चेंज इज़ द वन इन विच, एडियाबैटिक चेंज कौन सा होता है। चार ऑप्शंस हैं, नो हीट इज़ एडिड टू और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम में कोई भी हीट ऐड भी नहीं की गई और निकाली भी नहीं गई। नो चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस, बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सही ऑप्शन क्या है, नो हीट इज़ एडेड और टू और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक जो प्रोसेस है या एडियाबैटिक चेंज है स्टूडेंट्स, ये वो वाला चेंज होता है जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल। ये जो प्रोसेसेस हमें बताए गए हैं इनमें से इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस वो वाला होता है जिसमें हम इनिशियल स्टेट पे वापस जा सकें, जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सारी की सारी चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल हों। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पूछा हुआ है स्लो कंप्रेशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग को स्लोली कंप्रेस करें, स्लो इवेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन एन आइसोलेटेड वेसल, और फिर स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस। ये स्टूडेंट्स जो पहले तीनों प्रोसेस हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। लेकिन जो फोर्थ प्रोसेस है अ केमिकल एक्सप्लोजन, जब धमाका हो जाता है तो हम उसे रीट्रेस नहीं कर सकते, वापस नहीं लेके आ सकते। ये जो बाकी सारे प्रोसेसेस थे ये रीट्रेसेबल हैं, वापस लेके जाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ केमिकल एक्सप्लोजन इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ 100% efficiency, highest efficiency and efficiency which depends on the nature of working substance, none of them। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि 100% एफिशिएंसी तो कभी भी अचीव नहीं की जा सकती, इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास नहीं चलेगी। थर्ड ऑप्शन देखें, एन एफिशिएंसी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। हमें पता है कि हीट इंजन में जो आइडियल हीट इंजन है उसमें वर्किंग सब्सटेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी पे डिपेंड करती है। तो फिर स्टूडेंट्स, जो सही ऑप्शन हमारे पास बचती है वो है हाईएस्ट एफिशिएंसी। आइडियल हीट इंजन वो है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ये जहन में रखना है। आइडियल का वर्ड आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं 100% एफिशिएंसी के ऊपर। तो एफिशिएंसी आइडियल रिवर्सिबल इंजन की भी 100% नहीं है, बल्कि दूसरे तमाम इंजन्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम इसे हाईएस्ट एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपने अच्छे से समझे होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।